स्टार्ट करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स फॉर क्लास 11th। अब देखो, सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि इकोनॉमिक्स है क्या चीज़, इसकी ज़रूरत क्या है, क्यों हम इसको पढ़ें। तो जैसे हर सब्जेक्ट की अपनी एक ज़रूरत होती है। जैसे हम कहें कि आपको मैथ्स क्यों आनी चाहिए, बेसिक मैथ्स प्लस माइनस ये सब, कि आपको रूटीन में ट्रांजैक्शंस करनी है, कुछ सामान लेना है। मान लो आपने ये पेन लिया है, मान लो 15 रुपीज़ का, और आपने उसको 20 रुपीज़ दिए हैं, तो आपको इतनी बेसिक मैथ्स आनी चाहिए कि आई हैव टू कलेक्ट 5 रुपीज़ बैक। तो अगर मुझे ये बेसिक प्लस माइनस ही ना पता हो तो फिर मैं लाइफ में ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकता। तो ये होगी हमारी बेसिक मैथ्स। ऐसे ही मन में डाउट आता है कि हम लैंग्वेज क्यों सीखते हैं। जैसे मैं अभी हिंदी बोल रहा हूँ, कोई इंग्लिश बोल रहा है, कोई अपनी पंजाबी बोल रहा है, कोई तमिल बोल रहा है, कोई ना कोई लैंग्वेज सब बोल रहे हैं। तो क्यों बोल रहे हैं? ताकि हम एक दूसरे को अपनी बात समझा सकें। तो लैंग्वेज का अपना फ़ायदा है कि हम बात एक दूसरे तक अपनी पहुंचा सकें। मैथ्स का अपना फ़ायदा है। तो इकोनॉमिक्स का क्या फ़ायदा है जो हम इकोनॉमिक्स पढ़ें? क्योंकि ये चीज़ ही जब तक समझ नहीं आएगी तो इंटरेस्ट नहीं बनेगा। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि इकोनॉमिक्स आपकी लाइफ का ही सबसे ख़ास सब्जेक्ट बना दें, क्योंकि असल में ये जो सब्जेक्ट है ये हमारी लाइफ से ही जुड़ा हुआ है। ये लाइफ में हमारे कई डिसीजंस कैसे अच्छे ले पाएँ, हम बेटर डिसीजंस ले पाएँ, अपनी लाइफ अच्छी बिता पाएँ, उसी के लिए ही बनी है इकोनॉमिक्स। तो यही इसकी डेफिनेशन है, यही इंट्रोडक्शन है जो मुझे स्टार्टिंग में आपको बताना है, ताकि इंटरेस्ट आपका बन सके। तो देखो, इकोनॉमिक्स है क्या चीज़, सबसे पहली बात। तो देखो, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि इकोनॉमिक्स की जो मेन बातें हैं, ताकि हमें पता चले ये है क्या चीज़ इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहली बात, हम इसमें स्टडी करेंगे ह्यूमन बिहेवियर। क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बोला था कि हमारी इकोनॉमिक्स का पर्पस ही यही है कि हम इंसानों को मैक्सिमम इससे बेनिफिट मिले, हमारा बिहेवियर अच्छा हो, हम एकदम अच्छे डिसीजंस ले पाएँ लाइफ में। पहली बात इसकी। दूसरी बात जो है इकोनॉमिक्स की, ये भी मैं इंट्रोडक्शन टाइप बता रहा हूँ कि क्यों हमें इकोनॉमिक्स चाहिए, कि जो हमारी वांट्स हैं वो तो हैं अनलिमिटेड। आप किसी से भी बात कर लो, आप अमीर से अमीर बंदे से भी बात कर लो, उसको भी ये लग रहा होगा यार इसके बाद अभी एक वांट मेरी और बची है। लेवल ज़रूर फ़र्क होता है। एक गरीब लेवल का बंदा है, वो सोचता है मेरे को कहीं से टू व्हीलर मिल जाए, टू व्हीलर मिल जाता है, फिर नई वांट आती है कार मिल जाए, कार मिल जाता है, और लग्जरी ऊपर। और अमीर से अमीर ले लो, बिल गेट्स ले लो, अंबानी ले लो, उनके अपने लेवल की वांट्स होती हैं। हमें आइलैंड ख़रीदना है पूरा, हमें इतने प्राइवेट जेट्स ख़रीदने हैं। तो वांट्स तो देखो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। इसीलिए हमें इकोनॉमिक्स की हेल्प लेनी पड़ती है कि कौन सी वांट को हम पहले फुलफ़िल करें और किसको बाद में करें। क्योंकि दूसरी चीज़ एक और भी है, ये नहीं हो सकता हम सारी वांट्स अपनी पूरी कर लेंगे। क्योंकि हमारे पास जो पैसा है, ज़मीन है, लेबर है, वो सब लिमिटेड है। जैसे मनी, लैंड, लेबर, ये जितने रिसोर्सेज हैं ये सब हमारे पास जो हैं वो हैं लिमिटेड। और दिमाग में जो मेरी वांट्स हैं वो हैं बहुत ज़्यादा। तो अब डिसीजन बेस्ट कैसे लें, इसके लिए मैं मदद लूँगा इकोनॉमिक्स की। और तीसरी जो एक बात है इकोनॉमिक्स की, ये हम डेफिनेशन को एनालाइज कर रहे हैं क्या कहती है इकोनॉमिक्स। तीसरी बात ये कहती है कि रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। जैसे मान लो मेरे पास कुछ ज़मीन है या कुछ पैसा है, कोई भी एक रिसोर्स ले लूँ मैं, उस ज़मीन के ऊपर मैं कोई ऑफिस भी खोल सकता हूँ, मैं एग्रीकल्चर का काम कर सकता हूँ, कोई स्कूल वगैरह खोल सकते हैं। तो ज़मीन के तो बहुत इस्तेमाल हो सकते हैं, हम अपना घर बना सकते हैं। तो ऐसा नहीं है एक ही बेस्ट यूज़ होता है। तो लाइफ में यानी जहाँ पे कुछ टेंशन आती है दिमाग में, जहाँ हम उलझ जाते हैं, फंस जाते हैं कि कैसे डिसीजन लें, तो वहाँ हमें हेल्प करती है इकोनॉमिक्स। जैसे मैंने अभी बताया कि कहाँ पे इन सर्कमस्टांसिस में रिसोर्स को इस्तेमाल करें, बेस्ट जो बेनिफिट हो, इकोनॉमिक्स हमें सजेशन देगी। धीरे धीरे जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेंगे, हम कई टॉपिक्स करेंगे, तो हमें डिसीजंस लेने में, तुम्हें खुद अपनी लाइफ में पता चलेगा यार ये तो इकोनॉमिक्स तो जो मैं पढ़ रहा हूँ नंबर तो स्कूल में दिलाएगी, साथ में मेरी लाइफ के अपने डिसीजंस भी कई अच्छे हो जाएंगे। हम खुद अपनी लाइफ में अभी तक ये सारी इकोनॉमिक्स के कई रूल्स का इस्तेमाल डेली लाइफ में करते हैं।
तो इसीलिए मैं स्टार्टिंग में पहली क्लास में ही बता रहा हूँ कि लाइफ के लिए भी बहुत यूज़फुल सब्जेक्ट है ये हमारा इकोनॉमिक्स, क्योंकि सीधा सीधा हमारी अपनी लाइफ से कनेक्ट हो रहा है। तो इसकी डेफिनेशन में ही लिखा है ये इंसानों से कनेक्टेड चीज़ है। तो ये तो हुआ इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन का एनालिसिस। अब आगे बढ़ते हैं, इसको ज़रा मैं क्लियर कर देता हूँ। अच्छा, कुछ छोटी छोटी बातें ऐसी ओरल बता देता हूँ कि शायद कब हमें इकोनॉमिक्स की ज़रूरत ना पड़ती। जैसे मैंने अभी यहाँ लिखा था अनलिमिटेड वांट्स, तो देखो अगर ऐसा हो जाता कि अनलिमिटेड वांट्स तो हैं पर साथ साथ रिसोर्सेज भी अनलिमिटेड हो जाते हैं। जैसे इस वक्त मुझे मान लो ऑक्सीजन चाहिए, मैं सांस ले रहा हूँ, तो ऑक्सीजन तो मुझे बहुत चाहिए, पर इकोनॉमिक्स नहीं लगा रहा मैं कि कौन सी सांस लूँ, कितनी सांस लूँ, कितने सेकंड लूँ, नहीं, क्योंकि वांट बहुत है पर इस वक्त यहाँ पे रूम में मेरे हमारे आसपास ऑक्सीजन की सप्लाई भी बहुत है, रिसोर्सेज भी पूरे हैं, तो फिर मैं इकोनॉमिक्स नहीं लगा रहा कैसा डिसीजन हो सांस लेते वक्त, नहीं। अभी इस वक्त ही आप बैठे बैठे यहाँ पे सामने 4 सांस में अगर एक्स्ट्रा ले लूँ ऐसे, तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा ना। मैंने इकोनॉमिक्स लगाई कि कैसे करूँ, लूँ ना लूँ, क्या करूँ, क्योंकि इकोनॉमिक्स चल रही है। अनलिमिटेड वांट तो मेरी है इसकी, पर इस वक्त सप्लाई भी अनलिमिटेड है, तो कोई टेंशन नहीं है। टेंशन सिर्फ तब होती है जब चाहता हूँ मैं बहुत ज़्यादा और उसकी अवेलेबिलिटी है बहुत कम। ऐसी दूसरी बात मैंने बताई, रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। तो सोचना पड़ता है यार इस ज़मीन को मैं घर बनाऊँ, ऑफिस बनाऊँ, एग्रीकल्चर लगाऊँ, कंपनी खोलूँ, क्या करूँ। पर अगर कोई चीज़ होती जिसका सिंगल यूज़ है तो फिर मैं उसके ऊपर इकोनॉमिक्स ना लगाता। जैसे मान लो मेरे सामने एक कैलकुलेटर पड़ा है, अब इधर 500 रुपये का एक कैलकुलेटर पड़ा है और इस साइड एक 500 रुपये का नोट पड़ा है, तो किसको देख के दिमाग में ज़्यादा आइडिया आते हैं कि क्या करूं। देखो 500 के कैलकुलेटर को देख के तो मैं कुछ ज़्यादा सोचूंगा नहीं कि क्या करूं, इसका इकोनॉमिक्स लगाऊं, बेस्ट क्या करूं इसके साथ, नहीं, क्योंकि उसका सिंगल यूज़ है कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन करनी है तो कर लो उस कैलकुलेटर से, नहीं करनी तो पड़े रहने दो उसको, उसके ऊपर इकोनॉमिक्स की हेल्प नहीं लेंगे क्योंकि वो सिंगल यूज़ है। हम नहीं उसके ऊपर कमेंट करेंगे कि इसमें ये बेस्ट वो बेस्ट, नहीं। पर 500 रुपये का जो आपके पास नोट पड़ा है उसके मल्टीपल यूजेस हैं। उससे मैं कुछ खा पी के आ सकता हूँ, मूवी देख के आ सकता हूँ, पेन, रजिस्टर, बुक, कुछ छोटे मोटे घर का सामान ले सकता हूँ। तो क्या करूँ क्या ना करूँ, इस उलझन से निकलने के लिए मैं इकोनॉमिक्स के अभी हम कई रूल्स समझेंगे वो मैं यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि जब मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन हैं तभी इकोनॉमिक्स की ज़रूरत है। सिंगल ऑप्शन में मुझे इकोनॉमिक्स की ज़रूरत फिर नहीं है। तो ये कुछ छोटी छोटी 1 मार्कर टाइप बातें बनाई जा सकती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो डेफिनेशन हमने पढ़ी इसी को थोड़ा और डिटेल में कैसा क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो पहला क्वेश्चन बनाया जा सकता है, सेंट्रल प्रॉब्लम का मतलब होता है कॉमन टू ऑल, सेंट्रल पॉइंट, या सेंट्रल मतलब कॉमन टू ऑल। तो ये जो अभी हमें कुछ प्रॉब्लम्स पढ़नी है इकोनॉमिक्स में, वो क्यों आती हैं, इसको हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी बोलते हैं कि क्यों इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम आती है। असल में वो बात हमने डेफिनेशन में ही देख ली थी कि लाइफ में, इसको आम लैंग्वेज में ऐसे बोल सकता हूँ, लाइफ में टेंशन आती क्यों है। हम सबकी लाइफ में है ये नहीं अमीर की गरीब की, नहीं, सबकी लाइफ में ये टेंशन है। अमेरिका हो, इंडिया हो, अमीर गरीब, सबकी लाइफ में, तभी नाम है सेंट्रल। ये टेंशनें आती हैं और क्यों आती हैं टेंशनें, हम पहले वो देख रहे हैं। तो पहला कारण जो कि हम डेफिनेशन में भी देख चुके हैं, हमारी वांट्स हैं अनलिमिटेड। एक वांट ख़त्म होती है, दूसरी वांट सामने तैयार है, इसीलिए लाइफ में टेंशन आती है। दूसरा, ठीक है, लैंग्वेज इसकी सिंपल है, वो आप हमारे स्टडी मटेरियल से डायरेक्ट देख सकते हो, तो इतनी कोई इसमें यहाँ लिखवाने लायक उसमें कुछ बात नहीं है, मैं शॉर्ट में ही समझा देता हूँ इनको। और दूसरी बात अभी बताई, लिमिटेड रिसोर्सेस, ज़मीन, पैसा, लेबर, सब कुछ लिमिटेड है, क्योंकि लिमिटेड ना होता तो फिर टेंशन ही ना होती। और इन दोनों को जॉइंटली हम ये भी बोल सकते हैं स्केर्सिटी प्रॉब्लम है, यानी जो डिमांड है रिसोर्सेज की वो ज़्यादा है, मोर देन सप्लाई। सप्लाई मतलब कितने वो अवेलेबल है हमारे पास, चाहिए ज़्यादा हैं पर हैं ये सब चीज़ें कम, इसीलिए लाइफ में टेंशन आती है। तीसरा कारण टेंशन आने का, ऑल्टरनेटिव यूजेस।
तो टेंशन होगी ना हमें, यहाँ लगाऊं या वहाँ लगाऊं, कहाँ लगाऊं। तो ये 3 कारण हैं जो हम सबको इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम आती हैं। और अभी हमने पढ़ा है प्रॉब्लम क्यों आती हैं, अब हम पढ़ेंगे प्रैक्टिकली क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं हमें, और फिर हम सॉल्यूशन पढ़ेंगे और लाइफ की और कई सर्कमस्टांसिस में कैसे सॉल्यूशन निकालना है, कंज्यूमर को, प्रोड्यूसर को, मार्केट को, मैक्रो में हम देश के सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो यही इकोनॉमिक्स है, काफ़ी इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। और इसके अंदर हमें लाइफ के अपने आसपास के कई एग्जांपल्स भी देखने होंगे, एनालाइज करने होंगे। हमारे सिलेबस में हैं, चाहे वो हमारी जो पीएम की पॉलिसीज़ हैं वो हो गई, या और कोई गवर्नमेंट की बातें हो गई, जो मेन बातें हमारे सिलेबस से वो जो कनेक्ट करी जा सकती हैं वो पेपर में भी पूछी जा सकती हैं। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसको मैं ज़रा क्लियर कर दूं। अगला क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम। पहला क्वेश्चन था प्रॉब्लम क्यों आती है, अब क्वेश्चन है प्रॉब्लम क्या आती है, या इसे हम बोल सकते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो देखो 3 माइक्रो इकोनॉमिक्स के हमारे सिलेबस में 3 प्रॉब्लम्स हैं जो मेन प्रॉब्लम्स हैं हमारी। पहली, क्या माल बनाए, व्हाट टू प्रोड्यूस। एंड इन व्हाट क्वांटिटी। अब देखो सारा माल मैं हर माल नहीं बना सकता। मैं कहूँ पेन भी बनाऊंगा, फ़ैन बनाऊंगा, ट्यूबलाइट बनाऊंगा, हर चीज़ बनाऊंगा, मैं ऐसे नहीं हो सकता। मुझे डिसाइड करना पड़ेगा क्या बनाना है, क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेज हैं फिक्स्ड। तो एज रिसोर्सेज आर फिक्स्ड, बिल्कुल शॉर्ट लैंग्वेज लिख रहा हूँ, मैं फिर बोल रहा हूँ डिटेल की ऑफिशियल जैसे प्रॉपर लैंग्वेज है वो अपना स्टडी मटेरियल में हमारे मिल जाएगी। यहाँ पे मैं जो लिखता हूँ बिल्कुल शॉर्ट, ताकि आपको जल्दी से समझ आ जाए। तो एज रिसोर्सेज आर लिमिटेड, सब कुछ तो हम नहीं बना सकते। सो हमें डिसाइड करना पड़ता है क्या बनाएं या क्या ना बनाएं। जैसे मैं ये डिसाइड कर सकता हूँ मैं कंज्यूमर के लिए गुड्स बनाऊँ जैसे पेन, ब्रेड, ये सब, या बिजनेसमैनों के लिए बनाऊँ मशीनें या उनकी इक्विपमेंट्स, ये सब। तो ऐसे मुझे डिसीजन लेना पड़ेगा और उसी हिसाब से मैं क्वांटिटी का भी डिसीजन लूँगा कितनी बनानी है मुझे। तो पहली प्रॉब्लम प्रोड्यूसर के सामने शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ। सेकंड प्रॉब्लम, हाउ टू प्रोड्यूस। अच्छा, कईयों के दिमाग में ये भी आ सकता है भाई कुछ भी बना लो, तो ऐसा जवाब नहीं होता कुछ भी बना लो। हर प्रोडक्ट के अपने फ़ायदे हैं, अपने नुकसान हैं। मान लो मैं गरीब पब्लिक के लिए बहुत लो लेवल की चीज़ बनाता हूँ, सस्ती सी 2-2 रुपये वाले पेन, सेल तो बहुत होगी, 2-2 रुपये के हैं, बहुत सेल होगी, पर उसमें फ़ायदा है तो नुकसान भी है। जो पर यूनिट मार्जिन है वो बहुत कम होगा, तो फिर तभी तो फंस गया मैं, प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर किसी चीज़ का एक डायरेक्ट सॉल्यूशन होता तो वो प्रॉब्लम ना होती। प्रॉब्लम मतलब ये भी करो तो दिक्कत, ऐसा करूँ तो दिक्कत, तो मैं फंस गया, क्या करूँ। ऐसे ही अगर मैं सिर्फ अमीरों के लिए बड़े महंगी चीज़ें बना रहा हूँ, मान लो बड़े महंगे पेन बना रहा हूँ, महंगी गाड़ियाँ बना रहा हूँ, मार्जिन तो प्रॉफिट का ज़्यादा होगा बट सेल्स कम होंगी, तो इसीलिए हर जगह हम फंस जाते हैं। इलाज है हमारे पास, सॉल्यूशन है, इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल हैं, अभी हम धीरे धीरे देखेंगे। सेकंड, हाउ टू प्रोड्यूस। नाम से ही लग रहा है माल कैसे बनाऊं, क्योंकि 2 टेक्नोलॉजी हैं हमारे पास। एक है लेबर इंटेंसिव, यानी लेबर का ज़्यादा इस्तेमाल करूं, या कैपिटल या मशीनों का ज़्यादा इस्तेमाल करूं। अब फिर रिसोर्सेज हैं, पैसा है, ज़मीन, सब कुछ मेरे पास लिमिटेड है, तो मैं वेस्ट नहीं कर सकता। आज इससे बना के ट्रायल ले लूँ, आज इससे बना के ट्रायल ले लूँ, ऐसे नहीं। मुझे डिसीजन लेना पड़ेगा। लेबर से बनवाता हूँ, सस्ता पड़ेगा, इंडिया में लेबर बहुत है, पर वो क्वालिटी नहीं आती। मशीनों से बनवाता हूँ तो क्वालिटी तो आ जाती है अच्छी, पर मशीनों की कॉस्ट बड़ी ज़्यादा है, उनकी फिर रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा बहुत है। तो हर चीज़ का कुछ फ़ायदा कुछ नुकसान, तभी प्रॉब्लम है। और सॉल्यूशन अभी हम आने वाले टॉपिक्स में देखेंगे।
तो ये प्रॉब्लम होगी कैसे बनाऊं। और ऐसे नहीं है कि बगैर सोचे समझे बना दूं, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे बर्बाद करने के लिए नहीं है रिसोर्सेज। मुझे बड़ा सोच समझ के डिसीजन लेना है। देखो अगर बर्बाद ही करने हैं पैसे, उल्टे सीधे डिसीजन ही लेने हैं, तो फिर इकोनॉमिक्स का तो पर्पज़ ही ख़त्म हो गया। क्यों सीखूं फिर मैं इकोनॉमिक्स? मेन पर्पज़ ही इकोनॉमिक्स का मैंने स्टार्टिंग में बोला था, सारे मेरे डिसीजंस अच्छे हों, अच्छा एनालिसिस कर पाऊँ मैं। चलो ये थी हमारी सेकंड प्रॉब्लम कि इससे बनाएं इससे बनाएं, सबके अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। क्लियर कर देता हूँ मैं। फिर थर्ड देखते हैं प्रॉब्लम, किन लोगों के लिए मैं माल बनाऊं। तो बड़ी सिंपल सी बात है, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। मैं बिजनेसमैन हूँ, अगर मैं अपनी नज़र से सोचूं मुझे प्रॉफिट कमाना है, तो मैं प्रोडक्ट किन लोगों के लिए बनाऊं? तो जिनके पास ख़रीदने के पैसे ज़्यादा हों उनकी पसंद का माल बनाऊं, या जिनके पास ख़रीदने के पैसे नहीं हैं मैं उनकी पसंद का माल बनाऊं। मैं अभी वेलफेयर पर्पज़ से नहीं सोच रहा, मैं एक प्राइवेट फर्म की नज़र से सोच रहा हूँ। तो ऑब्वियस बात है मैं उनके लिए ज़्यादा माल बनाऊंगा जिनके पास उसको ख़रीदने के पैसे ज़्यादा हैं। तो यही हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन है, फॉर होम टू प्रोड्यूस, यानी किसके लिए माल ज़्यादा बनेगा। फॉर होम वी शुड प्रोड्यूस मोर। शॉर्ट में मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये हमारे सामने टेंशन है, तो इसका सिंपल सा हम ये दिमाग में आइडिया रखेंगे कि जिसके पास इनकम ज़्यादा है उसके लिए हम प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे ताकि वो हमारे गुड्स इजीली परचेज़ कर सके। कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करें, किसके लिए ज़्यादा रखें, किसके लिए हम कम रखें। अब कोई ये भी कह सकता है यार सबके लिए बना लो, इसके लिए भी, उसके लिए भी, उसके लिए भी। अब हम सबके लिए कैसे बना लें? हमारे पास खुद के पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, लिमिटेड मशीन, लिमिटेड पैसा, लिमिटेड लेबर। मैं सबके लिए माल नहीं बना सकता, तो मुझे अपना सोचना है। तो मेरा फाइनल सॉल्यूशन ये रहेगा कि मैं उसके लिए बनाऊं जिसके पास ख़रीदने के पैसे ज़्यादा हैं, जैसे कि मैंने ज़्यादा बोला। दोज हु हैव मोर इनकम कैन परचेज मोर गुड्स सर्विसेज। तो उन्हीं के लिए फिर हम ज़्यादा माल बनाएंगे, ठीक है। अब वैसे इसमें एक बात और मैं ऐड कर देता हूँ, हमारे पास 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसका मतलब होता है 4 मेन चीज़ें जिसके बिना प्रोडक्शन नहीं हो सकती। 4 मेन पिलर्स या 4 मेन रिक्वायरमेंट्स कोई बिज़नेस प्रोडक्शन करने के लिए। सबसे पहला आपके पास ज़मीन होनी चाहिए। देखो ज़मीन ना हो तो कहाँ करूँ मैं प्रोडक्शन? लेबर ही ना हो, और सारा काम ये थोड़ा ना खुद ही कर रहा हूँ, पेन भी बना रहा हूँ, पैक कर रहा हूँ, फिर लोड कर रहा हूँ, ट्रक चला के लेके जा रहा हूँ, सब कुछ नहीं हो सकता। लेबर तो चाहिए, और पैसा चाहिए, मुझे कैपिटल चाहिए, मशीनें चाहिए, ख़रीदने के लिए पैसा होना चाहिए मेरे पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और मेरे पास एक बिज़नेस माइंडेड दिमाग होना चाहिए। जो ओनर है यानी एंटरप्रेन्योर है जो, वो समझदार होना चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए उसमें अच्छी। तो ये चारों चीज़ें अगर नहीं हैं तो फिर बिज़नेस नहीं हो सकता। ज़मीन हो आपके पास, लेबर हो, पैसा हो इन्वेस्ट करने के लिए, और ओनर के पास अच्छी स्किल्स हों, तभी बिज़नेस हो सकता है अच्छा। और चारों को कुछ ना कुछ पैसा भी देना पड़ेगा। देखो फ्री में कोई काम नहीं करता। जिससे हम ज़मीन लेंगे उसको हम देंगे रेंट, लेबर वाले को देंगे वेजेस, जिससे मैं पैसा लूँगा जैसे बैंकों से पैसा लूँगा या कहीं और से, उनको देना पड़ेगा इंटरेस्ट, और ओनर रखता है अपना प्रॉफिट। तो ये हो गए 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और ये हो गई 4 फैक्टर इनकम। यानी जिसने ये फैक्टर हमको दिया है वो अब हमसे ये इनकम कमा लेगा। ओनर अपनी इनकम रखेगा, प्रॉफिट, ये अपने रखेंगे बैंक वाले जिन्होंने पैसा दिया, इंटरेस्ट, ये लोग। तो ये टॉपिक चाहे डायरेक्टली यहाँ पे ना लिखो, वैसे एक्स्ट्रा पता हो, हमें बुक्स में कहीं लिखा होता है एक्स्ट्रा कि अलग अलग फैक्टर्स हैं, सब अपने अलग अलग पैसा कमा रहे हैं। तो जौन सा फैक्टर
सबसे ज़्यादा पैसे कमा रहा होगा उसकी पसंद का माल सबसे ज़्यादा बनेगा, क्योंकि उसके पास पैसा ज़्यादा है, और जिसके पास पैसा ज़्यादा होता है उसके लिए प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। तो मान लो हम दिल्ली के किसी टॉप एरिया में हैं, तो वहाँ लैंडलॉर्ड्स जो होंगे बहुत अच्छा रेंट कमा रहे होंगे, तो वहाँ उनकी पसंद के माल ज़्यादा बनेंगे। या हम कहीं गुड़गांव साइड में हैं, वहाँ पे जॉब वाले जो हैं एमएनसी में वो बहुत पैसा कमा रहे हैं, तो उनकी पसंद के जो फ्लैट्स हैं या उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी प्रोडक्शन उस एरिया में फिर ज़्यादा होगी। तो ये हो गया हमारा तीसरी प्रॉब्लम, फॉर होम टू प्रोड्यूस। इसे ज़रा क्लियर करता हूँ, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में बेसिक फ़र्क क्या है। देखो 11th में तो हम पढ़ रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, और नेक्स्ट ईयर हम 12th में पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम छोटे लेवल की स्टडी करते हैं, जैसे एक कंज्यूमर की, एक प्रोड्यूसर की, ऐसी स्टडी करते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा एक छोटी सी मार्केट की। और मैक्रो होता है पूरे देश की इकॉनमी की स्टडी करना, देश की टोटल डिमांड, देश की टोटल सप्लाई, ये सब। तो यहाँ पे जो हम स्टडी करते हैं इंडिविजुअल यूनिट्स की, बिल्कुल शॉर्ट लिख रहा हूँ, शॉर्ट आप भी नोट्स बनाते रहो, बाकी डिटेल ये समझ आ गया तो उसके बाद जब स्टडी मटेरियल खोलोगे तो आपको सब डायरेक्ट लगेगा। या एक स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, तो सिर्फ इनकी हम लोग स्टडी करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में, जबकि यहाँ पे हम स्टडी करेंगे पूरी की पूरी इकॉनमी को एज अ होल। तो इसका मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया, एक कंज्यूमर की डिमांड, क्या उसको चाहिए, या एक उसकी छोटी सी आसपास कोई मार्केट है उसकी डिमांड। यहाँ होगा एग्रीगेट यानी टोटल डिमांड, ऑफ इंडिया। तो ये एक मैंने बिल्कुल शॉर्ट में अभी आपको एक इंट्रोडक्शन टाइप दिया माइक्रो और मैक्रो में क्या होता है। अब हम आगे देखते हैं, इसे क्लियर कर देता हूँ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफरेंस पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो ये क्योंकि फर्स्ट यूनिट है, हम थोड़ा थोड़ा सबका एक इंट्रोडक्शन टाइप सा भी कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स का करा, प्रॉब्लम्स का करा, माइक्रो मैक्रो पॉजिटिव नॉर्मेटिव, सबका इंट्रोडक्शन टाइप सा है ये यूनिट स्टार्टिंग का। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि लाइफ में हम कई जगहों पे जो चीज़ देख रहे हैं, जो हमको दिख रहा है, वेरीफाई कर सकते हैं, ऐसी स्टेटमेंट्स का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वो टॉपिक हो गए हमारे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। मैं सिंपल एग्जांपल बोलूँ, जैसे इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इंडिया में पावर्टी की प्रॉब्लम है, इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है, तो ये सब चीज़ें हमें दिख रही हैं, हम इसको मेजर कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये सब बातें होगी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की, यानी जो हकीकत है। फिर हमारा इसमें क्या सजेशन है या कैसा होना चाहिए था, वो इकोनॉमिक्स भी पढ़ेंगे, जिसे हम बोलेंगे नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो सिंपल बात बोलूँ, पहले हम देखेंगे हकीकत क्या है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, फिर हम उसमें अपना कोई सजेशन देते हैं, तो वो हो गई नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इट टेल्स व्हाट इज, सबसे सिंपल लैंग्वेज में ये बताता है क्या हमें दिख रहा है, व्हाट इज, और वो क्या बता रहा है हमें, व्हाट शुड बी। यहाँ हम स्टडी करेंगे व्हाट शुड बी, यानी ये तो हो गई हकीकत की बात, ये हकीकत है, सिंपल लैंग्वेज बोल रहा हूँ, ये क्या होना चाहिए था। सेकंड, इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि ये हकीकत है, हमारे पास इसके डेटा है वेरिफिकेशन के लिए, ये तो सिर्फ मेरी सलाह है, इट कैन नॉट बी वेरीफाइड। जैसे मैंने बताया एग्जाम्पल, इंडिया हैज़
अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम। दिख रहा है, हकीकत है, मैं इसको वेरीफाई करके बता सकता हूँ, हमारे पास डेटा है इसके ऊपर। तीसरा यहाँ पर कि गवर्नमेंट को मैंने सजेशन दिया, गवर्नमेंट को कुछ ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए ताकि देश में ये प्रॉब्लम ख़त्म हो। ये है मेरा एक सजेशन। तो ये हो गया हमारा एक डिफरेंस, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो ऐसा करते हैं, आज हमारी ये इंट्रोडक्शन क्लास थी, इसके अंदर हम अपने थोड़े हमने शॉर्ट में सारे एक इकोनॉमिक्स के मेन क्या होती हैं, क्या टॉपिक्स हैं, कैसे है, क्यों इकोनॉमिक्स ज़रूरी है, क्यों ये एक सब्जेक्ट बना, उसके बारे में मैंने आपको सारा इंट्रोडक्शन दिया। तो आज हम यहीं तक इस क्लास को ख़त्म करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग और कुछ हमारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इकोनॉमिक्स के, लाइफ के भी बड़े यूज़फुल टॉपिक्स हैं, उनको हम स्टडी करेंगे। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। थैंक यू।